माधवी की आंख खुलते ही नज़र सीधे घड़ी पर गई। ओ, आज फिर लेट हो गई मैं। उसने जल्दी से उठकर बालों का जूड़ा बनाया और बेड पर सोते हुए अपने 6 महीने के बेटे दक्ष को देखा और जल्दी से कमरे से निकलकर किचन में आई तो देखा उसकी सास रंजीता जी चाय छान रही थी। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मम्मी जी, दक्ष ने पूरी रात परेशान किया, इसलिए मैं पूरी रात सो नहीं सकी, इसीलिए आंख लेट खुली है। लाइए अब मैं कर देती हूँ। रंजीता जी ने उसे तेज नज़रों से देखते हुए चाय और नाश्ता ले जाकर वैभव और उसके पिता प्रमोद जी के आगे रख दिया। तब माधवी वैभव से बोली, वैभव, मैं आपके लिए जल्दी से लंच तैयार कर देती हूँ। वैभव ने कहा, तुम रहने दो, मैं लेट हो जाऊँगा। कोई बात नहीं, आज मैं वहीं कैंटीन से लेकर खा लूँगा। वैभव नाश्ता करके ऑफिस के लिए चला गया। उसके जाते ही रंजीता जी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, आजकल की बहुओं को तो बस बच्चों का बहाना चाहिए। अरे बच्चे तो हमने भी पाले हैं, लेकिन हमारी आंख तो कभी लेट नहीं खुली। भोर होने से पहले ही उठकर स्नान करके पूजा पाठ करके ही किचन का रुख करते थे। लेकिन आजकल की लड़कियों को तो बहाने बनाने से फुर्सत नहीं है। उनको बड़बड़ाते हुए देखकर माधवी की आंखों में आंसू आ गए। दक्ष के पेट में शायद दर्द था, जिसकी वजह से वह पूरी रात रोता रहा। उसने उसे दवा भी दी, लेकिन आराम नहीं हुआ। वह भी परेशान होकर अपना तकिया लेकर दूसरे कमरे में चला गया था, क्योंकि उसे सुबह को ऑफिस जाना था। लेकिन वह तो कहीं जा नहीं सकती थी, क्योंकि वह तो एक माँ थी, माँ जो अपने बच्चे के दुख में दुखी हो जाती है। दक्ष को सुबह के टाइम कुछ आराम हुआ, तब वह सोया और उसके साथ ही वह भी सो गई। सुबह को सोने की वजह से उसकी आंख लेट खुली और उसका लेट उठना ही उसके लिए मुसीबत बन गया। अब उसे पता था कि रंजीता जी सारे दिन ऐसे ही बात बात पर उसे ताने देती रहेंगी, लेकिन दक्ष के पैदा होने के बाद उसकी रूटीन में चेंज आ गया था। दक्ष दिन में तो फिर भी सही से सो लेता था, लेकिन रात में वह बार बार जागता रहता था, जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी और इसी वजह से सुबह को उसकी आंख लेट खुलती थी। उसकी परेशानी समझने की बजाय रंजीता जी टिपिकल सास बन गई थी। वह उसे बात बात पर उसके लेट उठने पर ताने मारती रहती थी। रंजीता जी शाम तक उसे बात बात पर टोकती और ताने देती रहती हैं। रात को जब वैभव कमरे में सोने के लिए आता है, तब माधवी करवट बदलकर लेट जाती है। वैभव जैसे ही उसे अपनी तरफ पलटता है, उसकी आंखों में आंसू देखकर परेशान हो जाता है और बड़े ही प्यार से उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? माधवी ने उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बस वह चुपचाप रोती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आंखें भी काफ़ी लाल हो रही थी। उसके इस तरह से लगातार रोती रहने और जवाब न देने के बाद वैभव ने कुछ सोचा और सोचकर वह उसे फिर से पूछने लगा, आज फिर मम्मी ने कुछ कहा क्या? वैभव की बात सुनकर उसके रोने में और भी तेज़ी आ गई। वैभव का अंदाज़ा सही निकला, आज फिर मम्मी जी ने उसे कुछ कहा होगा। ये बात समझ में आते ही वैभव ने उसे समझाते हुए कहा, देखो माधवी, मम्मी की बात का बुरा मत माना करो, उनकी बात दिल पर मत लिया करो। वे बस ज़ुबान से कड़वा बोलती हैं, लेकिन उनका दिल बहुत साफ़ है, वे दिल की बुरी नहीं हैं। लेकिन वैभव, मम्मी जी बात बात पर मुझे टॉर्चर करती हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये तो आपको भी पता है कि दक्ष रात में कितना परेशान करता है, लेकिन मम्मी जी को तो ऐसा लगता है जैसे मैं झूठ बोल रही हूँ। वैभव, मम्मी जी को भी समझना चाहिए कि जब मैं रात भर छोटे बच्चों को संभालती हूँ तो सुबह को कैसे जल्दी से उठ सकती हूँ। दक्ष इतना छोटा है, इतने ही तो वह परेशान करता है। जब वह बड़ा हो जाएगा फिर से वही पुरानी रूटीन हो जाएगी। लेकिन मम्मी जी तो इस बात को समझती ही नहीं है, वे तो बस ज़रा ज़रा सी बात पर चिढ़ जाती हैं। माधवी ने अपनी रुंधी हुई आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ माधवी, लेकिन मैं मम्मी को कुछ नहीं कह सकता। मैं अगर उनसे कुछ कहूँगा तो वे फिर भी नाराज़ हो जाएंगी और कहेंगी तुमने मुझे सिखा कर भेजा है, तुम्हें और चार बातें सुनाएंगी। इसलिए मेरी खातिर थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो। वैभव ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया और उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरता रहा। वैभव के इस प्यार भरे अंदाज से और उसके इस तरह से प्यार से समझाने से माधवी समझ गई। माधवी और वैभव की शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। वैभव की फैमिली में उसकी मम्मी रंजीता जी, पिता प्रमोद जी जो रिटायर्ड प्रोफेसर थे, और एक बहन मीरा जिसकी शादी वैभव की शादी से पहले ही हो चुकी थी। वैभव एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। माधवी जब शादी करके इस घर में आई थी, तब रंजीता जी उससे बहुत अच्छे से पेश आती थी, बड़े प्यार से बोलती थी। वह भी खुशी खुशी सारे कामों को संभाले हुए थी। इतनी अच्छी सास और ससुराल मिलने पर माधवी खुद को खुश नसीब समझती थी। उसे यकीन नहीं होता था
कि ससुराल भी इतनी अच्छी हो सकती है, क्योंकि उसकी फ्रेंड जिनकी शादी हो चुकी थी वह सब कहती थी कि ससुराल बड़ी ही बेकार जगह है, जो एक किस्म का कैद खाना है जहाँ काम करो तब भी ताने मिलते हैं और नहीं करो तब भी ताने सुनने को मिलते हैं। और सास को तो बहुएं किसी भी तरह से पसंद ही नहीं आती हैं। उनकी बातें सुनकर माधवी को भी शादी से खौफ आता था, लेकिन जब उसने रंजीता जी के बर्ताव और यहाँ सबके मिलनसार स्वभाव को देखा तो उसे उन सब की बातें झूठी लगने लगी थी और अपनी किस्मत पर उसे रश्क होने लगा था। और उसकी खुशियाँ उस वक्त दुगनी हो गई जब उसे पता लगा कि वह माँ बनने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर रंजीता जी और प्रमोद जी तो जैसे खुशी से दीवाने हुए जा रहे थे, क्योंकि वैभव उनका एक लौता बेटा था और उनके घर में पहली बार बच्चों की किलकारी गूंजेगी। यह सोच सोच कर वह बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि अब उनके घर में भी नन्ना मुन्ना बच्चा आएगा जो उन्हें दादा दादी कहकर पुकारेगा। सबको इतना खुश होते देखकर माधवी को लगता था कि यह कोई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा सपना है जिसे वह देख रही है। कभी कभी उसका दिल बेचैन भी हो जाता था कि कहीं यह सपना टूट न जाए। वैभव भी उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लगा था और रीमा भी उसे फ़ोन पर बताती रहती थी कि किस तरह से अपना ध्यान रखना है, और रंजीता जी भी उसका खूब अच्छे से ध्यान रख रही थी। और आखिरकार जब उसने दक्ष को जन्म दिया और नर्स ने दक्ष को ले जाकर रंजीता जी की गोद में दिया तो वह दक्ष और माधवी की बलाएं लेते हुए नहीं थक रही थी। वह तो जैसे खुशी की वजह से दीवानी हुई जा रही थी। उधर रीमा भी बहुत खुश थी। माधवी बेटा, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चाय के साथ पकोड़े और हलवा भी बना लेना, और अगर तुम्हारा किसी चीज़ को दिल कर रहा हो तो वह भी बना लेना। लाओ दक्ष को मुझे दे दो, तुम इतने तुम काम करोगी, इसे मैं खिला लूँगा। प्रमोद जी ने माधवी से दक्ष को लेते हुए कहा। शाम का वक्त हो रहा था और प्रमोद जी बाहर से अभी घूम कर आए थे। ठीक है पापा जी, और मैं अभी बना रही हूँ, माधवी ने मुस्कुराकर कहा और किचन में जाकर सूजी भूनने लगी। माधवी बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? प्रमोद जी ने रंजीता जी को घर में ना देखकर माधवी से पूछा। पापा जी, मम्मी जी तो पड़ोस में गई हुई है। थोड़ी देर बाद ही रंजीता जी घर में आई तो देखा प्रमोद जी तो पोते को खिला रहे हैं और घर में सूजी के भुनने की खुशबू फैल रही है। यह देखकर वह जोर जोर से बड़बड़ाने लगी और कहने लगी, भाई आजकल की बहुओं को तो अपनी मर्जी ही करनी होती है, मजाल है जो सास से पूछकर कोई काम कर ले। आजकल की बहू के तो मज़े हैं, बच्चों को तो सास ससुर खिला लेते हैं और वह अपने लिए कुछ भी बनाएं और कुछ भी खाएं। एक हम थे, मजाल है जो अपनी मर्जी से कुछ बनाकर खा लें। और तो और अपने बच्चों को भी हमें ही संभालना होता था। रंजीता जी के ताने सुनकर माधवी का मन हुआ कि वह जाकर अभी कह दे कि वह अपने मन से कुछ नहीं कर रही है, पापा जी के कहने पर यह सारे पकवान बना रही है। वह तो अभी सोच ही रही थी कि तभी पापा जी की आवाज़ आई। अरे भाग्यवान, क्यों बहू को हर वक्त कुछ ना कुछ सुनाती रहती हो? और वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं बना रही है, मैंने ही उसे बनाने के लिए कहा था, और अगर वह अपनी मर्जी से कुछ बना भी लेगी तो यह उसका भी घर है। और यह मुझे भी पता है कि अपने टाइम में तुम कितना काम करती थी। यह कहकर प्रमोद जी हंसने लगे तो रंजीता जी ने उन्हें घूरा तो वह मुस्कुरा कर रह गए। माधवी को जो अभी गुस्सा आ रहा था वह सास ससुर की मीठी नोक झोंक सुनकर ख़त्म हो गया था। तब तक वह पकोड़े, हलवा और मठरी वगैरह के साथ चाय उन दोनों को दे आई। माधवी को जहाँ सास के तानों से दुख होता था, वहीं ससुर और वैभव को अपना पक्ष लेते देखकर सुकून भी महसूस होता था। माधवी वैभव को फ़ोन करके कह दे कि वह आते हुए मेरी दवाई लेते आएगा। रंजीता जी ने माधवी से कहा। उनकी बात सुनकर माधवी बोली, मम्मी जी मैंने पहले ही फ़ोन कर दिया था, वह कह रहे थे दवाई लेते आ जाएंगे। और माधवी यह कहकर रात के खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। रंजीता जी दक्ष को खिला रही थी और प्रमोद जी बाहर गए थे। तभी रंजीता जी का फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई अनजान व्यक्ति था। वह बोला, क्या आप वैभव के घर से बोल रही हैं? हाँ, मैं रंजीता, वैभव की मम्मी बोल रही हूँ। आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और मैंने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी बात सुनकर रंजीता जी को सदमा लग गया और वह जैसी थी वैसे ही बैठी रह गई। तभी माधवी वहाँ आई और बोली, मम्मी जी किसका फ़ोन था? लेकिन रंजीता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें इस तरह फ़ोन कान से लगाए देखकर माधवी को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। तभी उसने रंजीता जी से फ़ोन लेकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से कोई अभी भी हेलो हेलो कर रहा था। माधवी बोली, जी कहिए क्या बात है? मैं ये कह रहा था कि आप वैभव के घर से बोल रही हैं। जी हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। तब उसने बताया कि वैभव हॉस्पिटल में भर्ती है, आप वहाँ आ जाइए, और उसने अस्पताल का पता बता दिया। लेकिन यह सुनकर माधवी की भी हालत ख़राब हो गई और फ़ोन उसके हाथ से छूटकर गिर गया। वह रोने लगी।
रोने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी वाली करुणा ताई वहां आई और माधवी से पूछा कि क्या बात हो गई। तब माधवी ने रोते हुए बड़ी मुश्किल से उन्हें सारी बात बताई और फिर से रोने लगी। तभी करुणा जी अपने बेटे को बुला कर लाई और उनका बेटा प्रमोद जी को भी बुला लाया और वह सब अस्पताल के लिए रवाना हुए। दक्ष को करुणाताई ने अपने पास ही रख लिया था। वहां जाकर देखा तो वैभव की हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। वह तो अच्छा था, जिस अजनबी ने उन्हें फ़ोन किया था उसने टाइम पर वैभव को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो माधवी दौड़कर वहां पहुंची। उनसे वैभव के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया कि वैभव खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी टांग बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गई है। वह कम से कम साल भर तक नहीं चल पाएगा या उससे भी ज़्यादा, कुछ कह नहीं सकते। ये सुनकर माधवी की रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई, लेकिन फिर उसने अपने सास ससुर की तरफ देखा और खुद को संभाला। उनसे बताया कि वैभव अब खतरे से बाहर है, जैसे ही उन्हें होश आ जाएगा हम उनसे मिल लेंगे। ये सुनकर रंजीता जी और प्रमोद जी को कुछ सुकून हुआ। तब उन्होंने कहा कि तुम घर जाओ, दक्ष को तुम्हारी ज़रूरत है, हम यहाँ हैं। लेकिन माधवी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सबके समझाने पर वह दक्ष के पास चली गई और उसको दूध पिलाकर सुलाकर वापस करुणाताई के पास छोड़ आई। कुछ घंटों के इंतजार के बाद वैभव को भी होश आ गया था। वह सब वैभव से मिलने पहुंचे। माधवी और रंजीता जी तो वैभव को पट्टियों से जकड़ा देखकर ही रोने लगी। तब डॉक्टरों ने उन्हें वहां से बाहर भेज दिया। प्रमोद जी बाहर आए और उन दोनों से कहा, तुम दोनों उसके सामने इस तरह रोगी तो उसकी तो हिम्मत ही टूट जाएगी, इसलिए अब जब भी उससे मिलने जाओ तो उसके सामने रोना नहीं। माधवी और रंजीता जी ने वादा किया कि वह अब नहीं रोएंगी और फिर वह वैभव से मिलने चली गई। वैभव के एक्सीडेंट की खबर सुनकर सभी रिश्तेदार मिलने आ रहे थे और 8 दिन बाद डॉक्टर ने वैभव को डिस्चार्ज कर दिया। वैभव घर पर आ गया, लेकिन उसे देखने वालों का तांता लगा हुआ था। एक तो वैभव के एक्सीडेंट की वजह से लगभग उनकी जो भी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई थी, सब कुछ उसमें खर्च हो गई थी और अब ऊपर से रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। वह लगभग बिल्कुल खाली हो चुके थे, लेकिन रिश्तेदारों की आवभगत करनी भी तो ज़रूरी थी। इधर रीमा रोजाना कभी अपनी सास, ताई सास, बुआ सास या फिर अपनी देवरानी जिठानी नंद किसी न किसी को लेकर रोजाना ही आ जाती थी और रीमा दोपहर शाम का खाना खाए बिना नहीं हिलती थी। उधर जब माधवी के घर वाले भी वैभव को देखने के लिए आए तब माधवी की मम्मी किचन में उसके पास जाकर उससे बोली, माधवी ये ले कुछ पैसे हैं, फिलहाल तुम्हें ज़रूरत होगी, तुम्हारे काम आएंगे। रंजीता जी किचन में दक्ष के लिए दूध लेने जा रही थी। जब उन्होंने माधवी की मम्मी को यह बात कहते हुए सुना, उनके कदम वहीं रुक गए। वह देखना चाहती थी कि माधवी अपनी मम्मी से पैसे लेती है या नहीं। तभी उन्हें माधवी की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी यह पैसे आप ही रख लीजिए, आपने हमारी फिक्र की यही बहुत है, लेकिन मैं आपसे यह पैसे नहीं ले सकती। माधवी कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा बच्चे का साथ है, कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही है, तुम यह पैसे अपने पास रखो। उनकी बात सुनकर माधवी बोली, मम्मी यह हमारा पूरा परिवार एक है, इसमें तेरा मेरा जैसी कोई चीज़ नहीं है, जो भी है जितना भी है सबका है, आप फिक्र मत कीजिए, हम कैसे ना कैसे मैनेज कर लेंगे। यह कहकर माधवी ने वह पैसे अपनी मम्मी को वापस दे दिए। माधवी की बात रंजीता जी को बहुत अच्छी लगी और वह वापस चली गई। तब जाते हुए माधवी की मम्मी ने वही पैसे रंजीता जी के हाथ पर रखे। बहन आपको ज़रूरत होगी, यह समय ही ऐसा है, रख लीजिए। तब रंजीता जी ने वह पैसे उन्हें वापस करते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हैं आप, अगर हमें ज़रूरत होगी तब हम आपसे खुद कह देंगे, लेकिन अभी मैं यह पैसे नहीं रख सकती। तब माधवी की मम्मी ने वह पैसे मन मार कर वापस ले लिए, लेकिन उन्होंने कुछ पैसे चलते टाइम दक्ष के हाथ पर ज़रूर रख दिए। तब रंजीता जी या माधवी मना नहीं कर पाए। खुददारी के चलते उन्होंने समधन जी से तो मना कर दिया था, लेकिन अब यह बहुत बड़ा मसला था कि आगे का खर्च कैसे किया जाए, क्योंकि बैंक में जितने भी पैसे थे सब खर्च हो चुके थे। अब थोड़े बहुत ही पैसे बचे थे, उनमें वैभव की दवाइयाँ, उसको खिलाने के लिए फल फ्रूट वगैरह चाहिए थे। इन सब को देखते हुए प्रमोद जी इधर उधर काम के लिए हाथ पैर मार रहे थे। जहाँ वह पहले पढ़ाया करते थे उन्होंने वहाँ भी पूछा, लेकिन हर जगह से मना हो गई। अब तो घर का राशन वगैरह सब खत्म होने को आया था। रीमा फिर अपने ससुराल के किसी दूर के रिश्तेदार को लेकर आ गई थी और अपनी मम्मी से बोली, मम्मी देखे ना, मेरा तो भैया को देखे बिना मन ही नहीं लगता, इसलिए जो कहीं कोई भी भाई को देखने को कहता है मैं उसे लेकर आ जाती हूँ। उसकी बात सुनकर रंजीता जी का मन हुआ कि कह दें, रीमा अब बस तुम अपने घर रहो, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पर ही हाल चाल पूछ लिया करो। लेकिन यह सिर्फ अपने मन में सोच कर रह गई।
बेटी से कह नहीं पाई कि कहीं बेटी बुरा ना मान जाए। माधुरी रीमा और उसके ससुराल वालों को नाश्ता वगैरह करवा कर उनके लिए खाने की तैयारी करने लगी। घर में जितना भी सामान था उसी हिसाब से उसने खाना तैयार कर दिया और सबके आगे खाना परोस दिया। मीरा ने रंजीता जी से कहा, मम्मी जी आप भी मेहमानों के साथ खाना खा लीजिए। लेकिन रंजीता जी पानी का बहाना करके किचन की तरफ आई तो देखा माधवी खाली पतीली से रोटी से पहुँचकर खा रही थी। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें फंदा सा लगा। तो उनकी आवाज़ सुनकर माधवी उनकी तरफ पलटी और बोली, मम्मी कुछ चाहिए था क्या? तब रंजीता जी ने कहा, हाँ पानी लेने आई थी और पानी लेकर मेहमानों के पास पहुंच गई। सबके कहने पर भी एक निवाला भी उनके मुंह में नहीं चला। वह बहाना करके उठ गई कि उनका पेट खराब है। इन हालातों को देखते हुए आज माधवी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह सोच रही थी, हमारे माँ बाप हमें इतना किस लिए पढ़ाते हैं? घर में बैठने के लिए। उसने कितने सारे कोर्स किए हुए थे और शादी से पहले भी वह स्कूल में टीचर की जॉब कर रही थी। शादी होने के बाद वह वैभव और घर वालों के प्यार के आगे अपने सपने को तो भूल ही गई थी। उसका सपना था कि वह अपना बुटीक खोले, लेकिन अब तो यह मुमकिन नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही था। उसने सोचा क्यों ना वह फिर से अपनी टीचर वाली जॉब पर चली जाए और उसने वैभव से इस बारे में पूछा। वैभव उसकी बात सुनकर कुछ मायूस सा हो गया और कहने लगा, अगर मेरी ऐसी हालत नहीं होती तो तुम्हें नौकरी करने की सोचनी भी नहीं पड़ती। तब माधवी ने बड़े प्यार से वैभव का हाथ पकड़कर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है वैभव, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? बल्कि मेरी गलती है कि मैंने पहले क्यों नहीं नौकरी करने के बारे में सोचा। यह हम लड़कियों की गलती है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी हम कोई विपदा आने पर ही नौकरी करने की सोचते हैं। हमें पहले ही नौकरी करनी चाहिए, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहिए। लेकिन अब जो गलती हो गई सो हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से अपनी टीचर वाली जॉब शुरू कर दूँ। उसकी बात सुनकर वैभव ने हाँ तो कर दी, लेकिन फिर बोला, हमारा बच्चा बहुत छोटा है और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में तुम नौकरी कैसे करोगी? वैभव की बात सुनकर माधवी ने कहा, वैभव 4-5 घंटे की ही तो बात है, मैं मैनेज कर लूँगी। बस आप एक बार हाँ कर दीजिए। और फिर वैभव ने भी अपनी रजामंदी दे दी। माधवी ने अपनी फ्रेंड स्वाति को फ़ोन किया, जो उसके साथ शादी से पहले स्कूल में पढ़ाती थी। वह अभी भी उसी स्कूल में जॉब कर रही थी। माधवी ने अपनी सारी परेशानी स्वाति को बताई। इत्तेफाक से कोई टीचर छुट्टी पर गई हुई थी। स्वाति ने उसे बताया और कहा कि वह प्रिंसिपल से बात करेगी, क्योंकि तुम यहाँ पहले पढ़ाती थी, इसलिए शायद वह तुम्हें यह जॉब दे दें। ठीक है, तुम बात कर लो और जैसा भी हो मुझे बता देना। अगर वह हाँ करती हैं तो कल मैं उनसे बात करने के लिए जाऊंगी। यह कहकर माधवी ने फ़ोन रख दिया। माधवी सोचने लगी, पता नहीं यहाँ जॉब मिलेगी भी या नहीं, उसे कहीं और भी ट्राई करना चाहिए। फिर उसने सोचा, नहीं, पहले यहाँ से जवाब मिल जाए तभी कहीं और ट्राई करेगी। अब साल के बीच में कोई रखे या नहीं कुछ नहीं कह सकते। माधवी का मायका यहीं इसी शहर का था और ज़्यादा दूर भी नहीं था और स्कूल भी ज़्यादा दूर नहीं था। तो माधवी को वहाँ जाने पहुँचने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसलिए माधवी ने सोचा, कल देखते हैं कि क्या होता है। शाम होते ही स्वाति का फ़ोन आ गया और उसने बताया, कल प्रिंसिपल ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। माधवी ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो बहू? मम्मी जी, मैं जहाँ पहले पढ़ाया करती थी वहीं फिर से पढ़ाने की सोच रही हूँ, लेकिन यहाँ मैं अकेले कैसे सब संभालूंगी? मम्मी जी, आप तो जानती हैं इस वक्त पैसों की कितनी तंगी है और कहीं से कोई पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा यह करना बहुत ज़रूरी है। और रही बात काम की, मैं सुबह को सारे काम करके चली जाया करूँगी। बस आप वैभव को टाइम पर दवा दे दीजिएगा और दक्ष का ध्यान रख लीजिएगा। दोपहर को आकर मैं खाना बना लूँगी। माधवी की बात सुनकर रंजीता जी चुप सी हो गई और आगे कुछ नहीं कहा। माधवी ने भी उनकी खामोशी को रजामंदी समझकर आगे बात नहीं की और अगले दिन सुबह के सारे काम करके तैयार होकर प्रिंसिपल से मिलने स्कूल चली गई। प्रिंसिपल से बात करके पता लगा कि वहाँ की टीचर की शादी है, इसलिए उसने 3 महीने की छुट्टी ली है। अगर वह अपनी जॉब पर वापस आती है तब माधवी को यह जॉब छोड़नी होगी। तब माधवी ने यह सोचते हुए हाँ कर दी कि फ़िलहाल तो वह जॉब कर लेती है, फिर आगे कुछ और देखेगी। प्रिंसिपल ने कहा कि चाहो तो आज से ही ज्वाइन कर सकती हो। इस तरह माधवी ने वहाँ ज्वाइन कर लिया। वह सुबह सारे काम करके वैभव को नाश्ता कराकर, सुबह की दवाइयाँ देकर और दक्ष को फीडिंग कराकर स्कूल चली जाती और दोपहर से बाद में आकर खाना बनाना, वैभव की दवाइयाँ देना, उसका ध्यान रखना, सब कुछ करती। इसी तरह 4-5 दिन गुजर गए। एक दिन जब स्कूल का सारा स्टाफ लंच टाइम में एक साथ बैठा था तब एक टीचर ने एक सूट निकाल कर दिखाया और बताया कि वह उसे एक बुटीक से लेकर आई है
और जब उसने उसकी कीमत बताई तो माधवी देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह सूट इतना ज़्यादा खास नहीं था और कीमत बहुत ज़्यादा थी। माधवी ने ध्यान से देखा, उस पर जैसा काम हुआ था यह सब काम तो माधवी ने अपनी फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के वक्त सब सीखा हुआ था। और कुछ माधवी की मम्मी ने भी कढ़ाई सिलाई वगैरह भी उसे सिखाई थी। तब माधवी के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने अपनी फ्रेंड स्वाति से कहा, स्वाति मुझे 2,000 रुपये चाहिए, मैं तुम्हें 10 दिन में वापस दे दूंगी। स्वाति वैसे भी शौक के लिए यह जॉब कर रही थी, वैसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने बिना कोई सवाल जवाब के पैसे दे दिए और कहा, 10 दिन में क्या, तुम 20 दिन में दे देना, कोई जल्दी नहीं है। माधवी वह पैसे लेकर मार्केट पहुंची और वहां पर सूटों के डिजाइन को काफ़ी बारीकी से देखा और फिर उसी हिसाब से उसने कुछ धागे और कुछ छापे के लिए कागज़ वगैरह लिए और कपड़ा लेकर घर आ गई। रंजीता जी ने उसके लेट घर आने पर कुछ नहीं कहा। वह आजकल उससे कुछ नहीं कहती थी, वह बस ज़्यादातर चुप ही रहती थी। माधवी ने घर में घुसते ही देखा कि दक्ष का सेरेलैक इधर उधर गिरा हुआ है और उसके सॉफ्ट टॉयज भी इधर उधर बिखरे पड़े हैं और मम्मी जी ने सब्जी काटी होगी तो उसके छिलके भी पड़े हैं। आते के साथ ही माधवी ने हाथ मुंह धोए और पूरे घर की सफाई की। दक्ष का हाथ मुंह धोकर उसे रंजीता जी को पकड़ाया और किचन में खाना बनाने के लिए चली गई। रात में दक्ष के और वैभव के सोने के बाद वह धीरे से उठी और वह जो सामान लाई थी उसमें से कागज़ वगैरह निकाल कर डिज़ाइन बनाने लगी। कुछ इंटरनेट की मदद से और कुछ वह आज जो मार्केट में देख कर आई थी उसको ध्यान में रखते हुए उसने एक डिज़ाइन तैयार कर लिया। अब इस डिज़ाइन को कपड़े पर उतारना था। उसने सोचा यह काम वह कल करेगी। 2-3 दिन की मेहनत के बाद जब सूट तैयार हो गया उसे अपने आप पर यकीन नहीं आया कि यह उसका कारनामा है। सूट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अगले दिन फिर रात को सबके सोने के बाद वह स्टोर रूम से सिलाई मशीन निकाल लाई, जो उसकी मम्मी ने उसके दहेज में दी थी कि कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। और सूट सीलने बैठ गई। खटर पटर की आवाज़ से रंजीता जी ने बाहर निकलकर देखा, वह सूट सील रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप जाकर लेट गई। अगले दिन माधवी तो सारे काम करके स्कूल चली जाती है। इधर रंजीता जी के पास उनकी पड़ोसन विमला ताई आती है और कहती है कि तुम्हारी बहू के बड़े मज़े हैं, बीमार पति से जान छुड़ाकर नौकरी करने चल देती है। बीमार बेटे और पोते को और सबको तुम संभालती हो, यह कोई तुम्हारी उम्र है काम करने की? तुम्हारी बहू से तो इतना भी नहीं होता कि घर में रहकर अपने पति और अपने बच्चों की और बूढ़े सास ससुर की देखभाल करे। रंजीता जी सुनकर कहती हैं, वह मेरी मर्जी से काम कर रही है और वह घर के सारे काम करके जाती है और आकर फिर से काम करने लग जाती है। इतने थके होने के बावजूद भी घर फैला देखकर यह काम करते हुए उसके माथे पर एक भी बल नहीं पड़ता। और तुम मेरी बहू के बारे में ऐसे बातें कैसे बना सकती हो? जाओ पहले अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू फेरो। तुम्हारी बहुएं तुम्हें बाहर निकालने को तैयार हैं और तुम दूसरे के घरों में ताका झांकी करती हो। विमला ताई को रंजीता जी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वह मुंह बनाकर उठ खड़ी हुई और बड़बड़ाती हुई चली गई कि बोरिया सटिया गई है। उनका बड़बड़ाना सुनकर रंजीता जी कुछ नहीं कहती। तभी थोड़ी देर बाद ही उनकी बेटी मीरा घर आती है। वह अपनी माँ से कहती है, मम्मी देखो ना भैया कितने कमज़ोर हो रहे हैं, और देखो यहाँ वहाँ घर भी कितना गंदा हो रहा है, लेकिन भाभी को तो कोई परवाह नहीं। वह तो मज़े से बाहर मटर गश्ती करती फिरती है। ऐसे समय में उन्हें भैया की देखभाल करनी चाहिए और वह नौकरी के नाम पर घूमती फिरती है। मीरा की बात सुनकर रंजीता जी चिढ़ जाती हैं और गुस्से से कहती हैं, तुम अपने घर में देखो क्या हो रहा है, यहाँ वहाँ की बातें करने की ज़रूरत नहीं और वैभव पहले से बेहतर है और घर में छोटा बच्चा है तो घर गंदा तो हो गई। और तुम यहाँ से ज़्यादा अपने ससुराल में मन लगाओ, जब देखो यहाँ आ जाती हो और कमी निकालती हो। और तुम्हें वैभव की इतनी ही फिक्र है तो यहाँ रहकर उसकी सेवा करो और देखभाल करो। बात बनाना आसान है और करके दिखाना मुश्किल, इसलिए जो काम कर सको उसी के लिए ही बात बनाओ। अपनी मम्मी को माधवी का पक्ष लेते देखकर मीरा को गुस्सा आता है और वह बहाना बनाकर वापस अपने ससुराल चली जाती है। अपनी मम्मी और बहन की बातें सुनकर वैभव मुस्कुरा देता है। वह सोचता है मम्मी माधवी के सामने तो कुछ नहीं कहती। आज माधवी के लिए मम्मी ने उसके लिए अपनी पड़ोस की सखी और अपनी सगी बेटी को झाड़ दिया। माधवी शायद ये कभी यकीन करेगी। इधर लंच टाइम में जब सारा स्टाफ एक जगह इकट्ठा होता है तब माधवी अपने बैग से सूट निकालकर दिखाती है। सब सूट को देखकर हैरान रह जाती हैं। सूट वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था। स्वाति एकदम उसको देखकर कहती है, तुम यह सूट कहाँ से लाई हो और कितने का लाई हो? तब माधवी उसकी बात सुनकर कहती है कि मैं यह सूट वैभव के चोट लगने से पहले लाई थी, लेकिन वैभव को इसका कलर अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह इसे वापस करना चाहती थी। लेकिन तभी वैभव के साथ यह हादसा हो गया और वह यह सूट वापस नहीं करके आई। माधवी की बात सुनकर स्वाति एकदम उस सूट को उठा लेती है
और कहती है, अच्छा यह बताओ तुम यह सूट कितने का लाई हो? मैं पैसे दे देती हूँ और यह सूट मैं रख लेती हूँ। स्वाति की बात सुनकर माधवी कहती है, मुझे इस सूट को लाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, इसलिए मेरे पैसे तो याद नहीं है कि मैं कितने का लेकर आई थी। लेकिन तुम जो भी समझो वह तुम दे दो। तभी वहाँ बैठी दूसरी टीचर कहती है, यह सूट कम से कम 5,000 का तो होगा। एक दो टीचर्स भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती हैं। तब स्वाति कहती है कि ठीक है माधवी, तुम 5,000 ले लो और यह सूट मेरा हुआ। लेकिन माधवी थोड़ी देर बाद ही झिझकते हुए स्वाति से और टीचर्स से कहती है कि यह सूट मैंने ही डिज़ाइन किया है। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह जाती हैं। स्वाति को तो खैर यह बात पता ही थी कि माधवी ने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वाकई सूट बहुत ज़्यादा प्यारा था। उसकी बात सुनकर वहाँ बैठी सभी टीचर्स उससे अपने लिए सूट डिज़ाइन करवाना चाहती थी। तब माधवी हाँ कह देती है। अब वह उनसे कहती है कि उन्हें कुछ पैसे एडवांस देने पड़ेंगे। वह सभी आधे आधे पैसे एडवांस दे देती हैं और माधवी उनसे वह पैसे लेकर बाजार से सब सामान लेकर घर पहुंचती है। उसे इस तरह से सामान के साथ देखकर वैभव उससे पूछता है, तुम ये सब कहाँ से उठा लाई? तब माधवी उसे सारी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर वैभव कहता है, तुम स्कूल में तो जॉब कर ही रही हो, अब यह सब करके तुम अपने ऊपर ज्यादती कर रही हो। वैभव की बात सुनकर माधवी ने कहा, वैभव ये टाइम ऐसा है कि हमें इसमें जितना ज़्यादा हो पैसा चाहिए, और मेरा तो वैसे भी सपना रहा है कि मैं अपना बुटीक खोलूं। अब यह इस तरह से ही पूरा हो रहा है तो ऐसे ही सही। लेकिन माधवी, तुम यह सब अकेली कैसे करोगी? दक्ष को भी देखना होता है और तुम्हें स्कूल में भी टाइम देना होता है, घर के काम भी करने होते हैं, तुम अकेले कैसे करोगी? वैभव, मैं सिर्फ इन सूटों को डिज़ाइन करूंगी और बाकी करुणाताई की बेटी मंदिरा को अपने साथ लगा लूंगी। वह सिलाई अच्छी करती है, इस तरह से मेरा काम हो जाएगा। लेकिन यार तुम अपने ऊपर ज़्यादा बोझ मत डालो, वैभव बोला। वैभव, आप कैसी बात कर रहे हैं? जब आप ठीक हो जाएंगे तब मैं यह टीचर वाली जॉब छोड़ दूंगी, तब बस मैं अपना यह बुटीक का काम संभाल लूंगी। वैभव ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। वह भी जानता था कि इस टाइम पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उसने भी कुछ ज़्यादा नहीं कहा। माधवी ने करुणाताई की बेटी को बुलाकर उससे बात तय कर ली कि वह तो सूट डिज़ाइन कर देगी और मदिरा सील देगी। ऐसे ही 2-4 दिन बाद जब माधवी को स्कूल की तरफ से उसकी सैलरी मिली तो वह खुशी खुशी कुछ सामान लेकर और बाकी बचे पैसे ले जाकर उसने रंजीता जी को दिए। तब रंजीता जी ने कहा, मैं क्या करूं इन पैसों का? मम्मी जी, शादी से पहले भी मैंने अपनी पहली सैलरी अपनी मम्मी को दी थी। अब यहाँ पर यह मेरी पहली सैलरी है, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। उसकी बात सुनकर रंजीता जी कुछ नहीं कहती, बस चुप होकर बैठ जाती हैं। तब माधवी उनके पास पैसे रखकर उठ जाती है, लेकिन आज उसे बहुत दुख होता है। वह सोचती है कि जब उसने अपनी पहली सैलरी अपनी मम्मी को दी थी तब वह कितनी खुश हुई थी, और उन्होंने उन पैसों से उसकी सोने की बालियां बनवाई थी और ढेर सारा आशीर्वाद दिया था। माना कि सासू माँ को उसकी बालियां तो नहीं बनानी थी, लेकिन वह उसे आशीर्वाद तो दे ही सकती थी, और यही बात उसने वैभव से कही। तब वैभव ने उसे 2-4 दिन पहले हुआ वह किस्सा कह सुनाया, जब रंजीता जी ने अपनी पड़ोसन और बेटी को उसकी वजह से बहुत कुछ सुनाया था। माधवी को यह सुनकर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब वैभव कह रहा है तो सच ही होगा। इधर रंजीता जी पे से हाथ ने उठाती हैं तो उनकी आंखें भीग जाती हैं। वह सोचती है वह माधवी को कितना कुछ सुनाती हैं, लेकिन माधवी ने कभी उन्हें पलटकर जवाब नहीं दिया। और अब इस मुश्किल वक्त में वह कैसे डटकर खड़ी हुई है, न दिन देखती है न रात देखती है, बस मेहनत करती रहती है, अपने ऊपर भी ध्यान नहीं देती। ज़रूर उन्होंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो उन्हें ऐसी बहू मिली है। 10-15 दिन बाद माधवी सारे सूट डिज़ाइन करके दे देती है, और जब वह सब पेमेंट करती है तो उसे यकीन नहीं होता कि उसने इतनी जल्दी यह पैसे कमाए हैं। तभी स्वाति उससे कहती है, तेरे लिए एक गुड न्यूज़ है माधवी। माधवी पूछती है, और वह क्या है? तब स्वाति बताती है कि यह सूट जो तुमने डिज़ाइन किया था वह मैंने अपने कज़िन की बर्थडे पार्टी पर पहना था। उसने देखा तो उसे भी बहुत पसंद आया, और वहाँ पर जो भी थी सभी को बहुत पसंद आया। तब मैंने उन्हें बताया कि मेरी दोस्त डिज़ाइनर है और उन सब ने भी तुमसे कपड़े डिज़ाइन करवाने का ऑर्डर दिया है। उसकी बात सुनकर माधवी बहुत खुश हो जाती है, और जब वह घर जाती है तब सबसे पहले रंजीता जी को देखते ही उनके गले लग जाती है और मुट्ठी में लिए हुए सारे पैसे उनके आगे करते हुए कहती है, मम्मी जी देखिए मुझे कितने पैसे मिले हैं। मैंने जो सूट डिज़ाइन किए थे वह सभी उन लोगों को पसंद आ गए हैं और मुझे नए ऑर्डर मिल गए हैं। रंजीता जी उसे अपने से अलग करते हुए बोली, तू किस मिट्टी की बनी हुई है? मैंने तुझे कितना कुछ सुनाया, कितनी जली कटी बातें सुनाई, लेकिन इस घर को संभालने के लिए अपने आप को झोंक दिया तूने।
देख तो खुद को कैसा हाल हो रहा है तेरा, आंखों के नीचे काले घेरे, रंग भी कुम्हला गया है। अब बस कर, अपना भी थोड़ा सा ध्यान रख ले। रंजीता जी की बात सुनकर एक पल को तो माधवी को यकीन ही नहीं हुआ कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रही। मम्मी जी और उससे ये बात कह दे, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यह तो सच था, सपना नहीं। उसे ऐसे हैरत में देखकर रंजीता जी ने कहा, तेरा हैरान होना लाजमी है, लेकिन ये सच है। मैं पहले तुझे जली कटी बातें सुनाती थी तो ये मेरी सुरक्षा की भावना थी कि कहीं मेरा बेटा तेरा ही ना होकर रह जाए। बस उन्हीं भावनाओं में आकर मेरे मुंह से वह बातें निकल जाया करती थी। लेकिन मैं अब समझ गई हूँ कि तू घर तोड़ने वालों में से नहीं, बल्कि घर को जोड़ने वालों में से है। बस अब बहुत हुआ तुम दोनों सास बहू का भड़त मिलाप, अब कोई मुझ बेचारे को भी देख लो। उन दोनों की बातें सुनकर वैभव बोला और वे दोनों हंसती हुई वैभव के पास आ गई। आज माधवी बहुत खुश है क्योंकि आज उसका बेटा दक्ष और उसका पति दोनों साथ साथ चलना सीख रहे हैं। वैभव को डॉक्टर ने कहा था कि वह साल भर से पहले नहीं चल पाएगा, लेकिन आज वही वैभव अच्छे इलाज और अच्छी देखभाल की वजह से 6 महीने के अंदर ही धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा था। और माधवी का बेटा दक्ष भी 1 साल का हो गया था, वह भी चलने लगा था। डॉक्टर ने कहा था कि वैभव को सुबह शाम धीरे धीरे वॉक करानी पड़ेगी, इसलिए माधवी ने एक हाथ में वैभव का हाथ थामा हुआ था और दूसरे में वैभव का। और यही सब सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। क्या सोचकर मुस्कुरा रही हो? क्या कल की बात पर मुस्कुरा रही हो? कल की बात? माधवी ने उसकी तरफ देखा और उसे याद आया कल दक्ष का बर्थडे है और वैभव भी लगभग ठीक हो गया था। इधर माधवी का बुटीक भी अच्छा चल निकला था, इसलिए उन्होंने एक पार्टी रखी जिसमें लगभग सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुलाया था। वहीं कुछ रिश्तेदार औरतें एक जगह बैठकर बातें कर रही थी। माधवी ने तो बीमार पति को घर छोड़कर नौकरी के बहाने आज़ादी पाली थी, लेकिन यह तो बेचारी रंजीता जी ही थी जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चे की देखभाल करके उसे ठीक कर दिया। तभी रीमा वहाँ आई और उनसे बोली, काकी सही कह रही हैं आप, मैं भी तो मम्मी से यही बात कह रही थी, लेकिन मेरी मम्मी को तो भाभी की कोई गलती नज़र ही नहीं आती। जैसे ही ये सारी बातें रंजीता जी के कानों में पड़ी, वह वहाँ आई और माधवी को वहाँ बुलाया और कहा, ये वही है जिसने मुश्किल समय में हमारा साथ दिया, ये वही है जिसने दिन रात एक कर दिया मेहनत करने में, घर का और बाहर का काम करने में। ये मेरी नहीं, इसकी मेहनत का फल है कि आज मेरा बेटा वक्त से पहले अपने पैरों पर चलने लगा है। ना जैसे हमारे हालात थे ऐसे में तो कोई भी साथ छोड़ देता, लेकिन इसने मेरी अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा मेरे लिए किया है। मैं इसे कितना भी सुना देती थी, लेकिन इसने कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया। और रीमा, तुम यहाँ लगाई बुझाई कर रही हो। जब तुम्हारे भाई के चोट लगी थी, तुमने एक बार भी यह सोचा कि माँ और भाभी दिन रात मेहमानों के साथ बिजी रहती हैं, भाभी की थोड़ी मदद कर दूं, भैया की थोड़ी सेवा भी कर लूं? बस तुम्हें तो लगाई बुझाई ही करनी आती है। रंजीता जी की बातें सुनकर वहां बैठी सभी औरतें और रीमा का रंग फक पड़ गया। तब माधवी ने कहा, छोड़िए ना मम्मी जी, क्यों टेंशन ले रही हैं? जहाँ 4 औरतें बैठती हैं कोई ना कोई तो बात करती ही हैं। जो कुछ कह रही हैं कहने दीजिए। लोग तो कुछ भी कहते हैं, आप परेशान मत होइए। मैंने क्या किया और क्या नहीं ये आप और हमारा परिवार अच्छे से जानता है, मेरे लिए यही बहुत है। माधवी की बात सुनकर रीमा और शर्मिंदा हो गई और उसने माधवी से माफ़ी मांगी। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी ही गलती है जो उस समय में आपकी परेशानी को नहीं समझी और अभी भी आपकी बुराइयां कर रही हूँ। मुझे जब मम्मी ने समझाया था मुझे तभी समझ जाना चाहिए था, लेकिन मुझे ना जाने किस चीज़ का गुस्सा था, इसलिए मैं समझ नहीं पाई। इसलिए भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे मैडम जी, आप कहाँ खो गई? वैभव की आवाज़ से ख्यालों से चौंकी। तब वैभव ने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, माधवी तुमने यह साबित कर दिया, जहाँ रिश्तों में प्यार और विश्वास हो वहाँ रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें और अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिए।